टैक्स बार मोहम्मद मांझी साहब से कि आज के हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर जाहिद सिकंदर साहब ऑनरेबल जुडिशल मेंबर इंडिया उनको लेकर सेक्रेटरी आए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे गेस्ट ऑनर मिस्टर मोहसिन दीन साहब एफसी फॉर्मर प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन, फॉर्मर प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन, जनाब स्टेज पर तशरीफ लाएं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे वाइस प्रेसिडेंट शकील अहमद कस्सा साहब काइंडली स्टेज पर तशरीफ लाएं। आज के सेमिनार के आगाज के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा हाफिज तनवीर साहब, फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन, काइंडली कलाम के कामता के लिए तशरीफ लाएं और कलामुल्लाह से हमारे दिलों को प्रमोट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा वल्जिबाल अवतादा वखलक़नाकुम अज़वाजा वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना अल-लैल लिबासन वजअलना अन-नहारा मआशा वबनैना फ़ौक़कुम सबअन शिदादा वजअलना सिराजन वह्हाजा وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسجرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا हैं। और इनके जो यूसुफ साहब की लाहौर टैक्स बार से बहुत ज़्यादा रफ़ाकत है और उनकी हमेशा हमारे साथ ताउन हर लिहाज से करते हैं। और आज हमने वैसे अल्हम्दुलिल्लाह लेटर लिख लिया हुआ था, लेकिन मकसद ये था कि हम आज के प्रोग्राम में ज़रूर अपने मेंबरान को बताएं कि अल्लाह की तौफीक से अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी यूसुफ साहब ने बहुत मेहरबानी फरमाई है। इनके बरखुरदार हैं दूसरे अबू बकर साहब, उन्होंने एक लॉ साइट बनाई हुई है ईस्ट लॉ के नाम से। तो वो लॉ साइट हमारे ऑनरेबल मेंबरान के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगी। जो साहब चाहेंगे वो लाहौर टैक्स बार में आके लॉ सर्चिंग की ई लाइब्रेरी है उससे ले सकते हैं। और मैं समझता हूँ ये हमारे लिए इनका एक और बहुत बड़ा एहसान है लाहौर टैक्स बार पर, इनके चैम्बर का, इनके ऑफिस का, कि वो लाहौर टैक्स बार को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो लॉ सेट देंगे। मैं चाहता हूँ कि आप तमाम दोस्त तालियाँ ज़रूर बजाएं। मेरी निगाहें अभी नज़र नहीं आ रहे चौधरी यूसुफ साहब। मैंने रिक्वेस्ट भी की थी चौधरी साहब को भी, उस्मान साहब को भी कहा था कि चौधरी साहब को लेके आएँ, और हमारी ख्वाहिश है कि वो जो पहली दफ़ा लॉग इन हो वो चौधरी साहब के हाथ से हो। तो आप पैगाम प्लीज़ पहुँचवा दें और हमारे लिए बड़ी खुशी का मुकाम होगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और जो लॉग इन पहली दफ़ा हो तो वो चौधरी यूसुफ साहब के दस्ते मुबारक से हो। वो कह रहे थे मुझे कोई सिस्टम का, इन चीज़ों का नहीं पता। मैंने कहा जी नहीं, आपकी टीम को इल्म है, लेकिन हमारी ख्वाहिश है, लाहौर टैक्स बार की ख्वाहिश है कि ये आपके दस्ते मुबारक से हो। मोहसिन नदीम साहब, आपके इल्म में ही है, ये चेयरमैन जो हैं आप रहे हैं पहले। नदीम भट्ट साहब हैं, बड़ा रेगुलरली पिछले कई सालों से, और हमारे पिछले टेन्योर जो जितना भी वक्त गुजरा है, हर लेक्चर में आते हैं, भरपूर तैयारी करके आते हैं, और हमारे मेंबरान उनसे, उनके इस नॉलेज से मुस्तफ़ीद होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह
इस फोरम से माशाल्लाह चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गए और FTO में भी एडवाइज़र के तौर पर नदीम भट्ट साहब जो हैं लाहौर टैक्स बार की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये हमारे लिए एक यकीनन एजाज़ है। और हमारा जो आज का टॉपिक है ये यकीनन बड़ा इंटरेस्टिंग है। रिटर्न्स की डेट भी बढ़ गई है और आपका इतनी तादाद में तशरीफ़ लाना इस बात का की गवाही देता है कि लोग इंटरेस्टेड हैं इस लेक्चर को सुनने के लिए। एक बार फिर मैं आप तमाम चीफ गेस्ट साहब का मैं बात ख़त्म करने से पहले बताऊंगा कि जाहिद सिकंदर साहब ऑनरेबल मेंबर हैं, हमारे जुडिशल मेंबर हैं और इन्होंने माशाल्लाह जिस किस्म की जजमेंट्स आ रही हैं जिसके बारे में कहते हैं ए जज इज़ नॉन जज शुड स्पीक्स थ्रू हिज जजमेंट्स, तो माशाल्लाह आपकी जजमेंट्स आ रही हैं वो हमारे लिए मशले राह हैं। और मेरी निगाह से अब तक ऐसी कोई जजमेंट नहीं गुजरी कि आपकी जो रिपोर्टेड जजमेंट हो उसके ख़िलाफ़ अभी तक कोई डिपार्टमेंट अपना अगर कोई टैक्स गुजार गया हो या डिपार्टमेंट बिलखुसूस डिपार्टमेंट गया हो तो उसको कोई रिलीफ मिला हो। तो मैं समझता हूँ आपकी जो अनथक मेहनत है और आपने साबित किया है कि आप एक अच्छे जूरिस्ट हैं और आपने एक बड़े अच्छे अंदाज से जो है इन जजमेंट्स को अपना लिखवा रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। आपकी टीम भी यकीनन जो आपके साथ है वो भी मुबारकबाद की जो है मुस्तहिक है। और मैं इसके साथ ही आप तमाम दोस्तों का एक बार फिर बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। शकील नागरा साहब, सईद नागरा साहब मेरे लॉ कॉलेज के टेन्योर के हमारे साथी हैं। इनको साबिक नायब सदर हैं लाहौर हाई कोर्ट के, इनको हम खुशामदीद कहते हैं, ये भी तशरीफ़ लाए। और आपको भी वेलकम कहते हैं सईद नागरा साहब और आप तमाम दोस्तों का एक दफ़ा फिर शुक्रगुजार हूँ। ओवर टू सेक्रेटरी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी बहुत शुक्रिया सदर मोहतरम। आपने बजा फरमाया। बिल्कुल मोहसिन दीप साहब ने एज अपना लाहौर टैक्स बार को एज ए प्रेसिडेंट भी सर्व किया और पाकिस्तान टैक्स बार भी एज ए प्रेसिडेंट सर्व किया और अकेडमी लाहौर टैक्स बार की अकेडमी के लिए इनकी बेशबा खिदमात हैं। मैं वेलकम करता हूँ जनाब हमारे नदीम भट्ट साहब, चेयरमैन LTB अकेडमी, वो यहाँ मौजूद हैं। मैं वेलकम करता हूँ फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन अब्दुल वली साहब को। जॉइंट सेक्रेटरी साहब सईद मोतला साहब से रिक्वेस्ट है को स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। शकील मुगल साहब फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ काइंडली आप स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। हमाद शाह साहब, आमर हनीफ साहब तशरीफ़ लाए, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। सदर साहब आपने बिल्कुल बजा फरमाया। जो ईस्ट ला कंपनी के नाम से जो हमारा ये जो जर्नल्स हैं जो अपना चौर साहब चला रहे हैं और अबू बकर साहब, बैरिस्टर अबू बकर साहब इसको देख रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह यहाँ बार में बिल्कुल अवेलेबल होगी और वो कंप्यूटर कल उन्होंने वो सेटिंग कर दी है उसकी सारी, इंशाल्लाह वो आज से तमाम मेंबर्स के लिए अवेलेबल होगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे आज के स्पीकर मोहम्मद उस्मान अली साहब FC, काइंडली वो तशरीफ़ लाएँ। आज का हमारा सेमिनार टैक्सेशन ऑफ फॉरेन इनकम रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट पर्सनस के लिए। जी जनाब, मिस्टर उस्मान अली साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। आज का जो टॉपिक है उसका चूज़ करने का मकसद ये था कि बहुत से लोगों को मसाइल आ रहे हैं पिछले 4-5 सालों में कि फ़ॉरेन इनकम की कैलकुलेशन किस तरह होती है और फ़ॉरेन इनकम की आगे फर्दर टैक्सेशन किस तरह होती है। तो उसमें ज़ाहिर है अगर आप कुछ साल पहले चले जाएं 2018 से पहले, तो FBR के पास कोई ऐसा ज़रिया नहीं था कि वो फ़ॉरेन इनकम की असेसमेंट कर सके। अगर कोई ख़ुद से डिक्लेयर कर दे तो उसकी असेसमेंट एक सेपरेट चीज़ है, लेकिन कहीं पे FBR के पास कोई ऐसा ज़रिया नहीं था कि कोई इन्फॉर्मेशन उनके पास आए जिसकी बेस पे वो असेसमेंट कर सकें। ये फिर OECD का एक एग्रीमेंट, एक कन्वेंशन साइन हुआ कई मुल्कों में, मोर देन 60 to 70 कंट्रीज़ हैं उसमें, और उन्होंने आपस में एग्री किया कि
हर मुल्क अपने रेजिडेंट की एसेट्स की इंफॉर्मेशन, मूवेबल इमूवेबल एसेट्स की इंफॉर्मेशन, नॉन रेजिडेंट की इंफॉर्मेशन जो है वो दूसरे मुल्क को जहाँ पे वो रेजिडेंट है, फॉर एग्जांपल अगर कोई स्विट्ज़रलैंड में नॉन रेजिडेंट है बंदा और पाकिस्तान में रेजिडेंट है, तो स्विट्ज़रलैंड इज़ बाउंड टू प्रोवाइड दैट इंफॉर्मेशन इन एन ऑटोमेटिक एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। एक पोर्टल है, उसके अंदर वो उस सारी इंफॉर्मेशन को दर्ज करने का पाबंद है। तो फिर जाहिर है लोगों के जब ये शुरू हुआ 2018-19 में, फिर आपको पता है एमनेस्टी भी आई और लोगों ने डिक्लेयर करना भी शुरू किया। फॉरेन एसेट्स की भी एक स्कीम आई थी, डेक्लेरेशन, और फिर ज़ाहिर है इंफॉर्मेशन भी डिपार्टमेंट के पास आनी शुरू हो गई। अब आपने कई अपने क्लाइंट्स के पास नोटिस देखे होंगे जो उनके फॉरेन एसेट्स की इंफॉर्मेशन FBI आपको नोटिस में डाल के देता है कि आपके ये अकाउंट्स हैं, ये अकाउंट नंबर हैं, वो आपने देखे होंगे। तो उस सिलसिले में आज मैंने नुमान साहब को कहा था कि एक स्टार्ट हो जाए, क्योंकि एक मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि काफ़ी एक लेंथी टॉपिक है। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी कि टैक्सेबल इनकम कैसे कंप्यूट होनी है और उसकी टैक्सेशन के लिए आपने क्या क्या चीज़ें कंसिडर करनी। ऑब्जेक्टिव्स यही है कि पहले तो हम अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ टैक्स फाइलिंग ऑफ रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट पर्सन इन पाकिस्तान, के उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स क्या है रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के लिए। फिर कैलकुलेशन, जब हम एक दफ़ा रिक्वायरमेंट पता कर लेंगे उसके बाद फिर हम आएंगे कि टैक्सेबल इनकम कैसे हमने कंप्यूट करनी, और फिर टैक्स ऑन डिफरेंट हेड्स ऑफ फॉरेन इनकम, ज़ाहिर उसके बाद टैक्सेशन आ जाएगी, और फिर अप्लाइंग फॉरेन टैक्स क्रेडिट्स और फॉरेन लॉसेस के बारे में जो ऑर्डिनेंस बताता है उसको मैं डिस्कस करूंगा थोड़ा सा। और फिर 116A में जो फॉरेन एसेट्स की डेक्लेरेशन है, एक स्पेसिफिक एक सेपरेट डेक्लेरेशन है जो ग़ालिबन 2019 में या 18 में आई थी, उसके हवाले से भी फिर मैं इसको डिस्कस करूंगा आगे। 2 स्लाइड आगे। अच्छा, पहले फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स पे आ जाते हैं। फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स में हमारे पास बेसिकली एक सेक्शन 116 है, 114 है और 116A है। सेक्शन 116 रिक्वायर करता है कि ओनली रेजिडेंट पर्सन, यानी कि सेक्शन 116 में सिर्फ रेजिडेंट पर्सन ने वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करनी है। हाउएवर 116 जो सेक्शन है उसमें कमिश्नर के पास राइट है कि वो बाय नोटिस जो है वो आपसे, रेजिडेंट पर्सन से ये चीज़ मांग सके कि जी आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करें। वो नॉन रेजिडेंट से भी मांग सकता है, क्योंकि 116 में है कि कमिश्नर में आस्क एनी पर्सन, जबकि 116 में जो हम वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करते हैं उसमें सिर्फ रेजिडेंट को रिक्वायरमेंट है कि उसने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करनी है। ठीक है, उसके बाद 116A है। 116A भी सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट पर्सन पे एप्लीकेबल है। उसका स्टार्ट भी यही होता है कि एवरी रेजिडेंट पर्सन इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल फॉरेन एसेट्स एंड इनकम स्टेटमेंट फॉर द टैक्स ईयर। और बाकी सेक्शन 114 जो है वो हर किसी पे तकरीबन एप्लीकेबल हो जाता है जिसकी भी पाकिस्तान में कोई इनकम है या एसेट्स हैं, चाहे वो यहाँ पे रेजिडेंट है चाहे वो नॉन रेजिडेंट है। सेक्शन 114 हर एक पे एप्लीकेबल है। ठीक है, अगर वो उस किसी भी ज़ाहिर डेफिनेशन में क्वालिफाई कर जाता है 114 में, तो वो उसको टैक्स रिटर्न 114 की टैक्स रिटर्न फाइल करनी लाजमी है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो 116 की रिटर्न 116 की स्टेटमेंट भी फाइल करे, ये कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन कमिश्नर नोटिस दे सकता है। अगर कमिश्नर नोटिस देगा तो वो 116 के अंडर जो है वो नोटिस देगा कि जी आप वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करें, तो फिर उसको फाइल करने की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज़ उसको नॉन रेजिडेंट पर्सन को ये चीज़ कंपलसरी नहीं है कि वो 116 की स्टेटमेंट फाइल करें। फिर पहले आ जाते हैं नॉन रेजिडेंट की डेफिनेशन पे। 2022 से पहले, यानी कि फाइनेंस एक्ट 2022 से पहले इसकी डेफिनेशन कुछ और थी। अब इसमें एक मेजर चेंज इस साल लेके आए हैं। 2022 से पहले डेफिनेशन ये थी कि जिस बंदे ने पाकिस्तान में 183 दिन गुजार लिए वो रेजिडेंट है, बाकी सब नॉन रेजिडेंट हैं।
यानी कि चाहे वो 4 मुल्कों में बाकी 183 के अलावा गुजारे या जहाँ मर्जी गुजारे, वो बंदा 183 दिन से कम पे नॉन रेजिडेंट हो जाता था, बाकी चीज़ें उसमें इरेलीवेंट थी। लेकिन इस दफ़ा 2 चीज़ें उन्होंने ऐड की हैं। एक चीज़ इनफैक्ट ऐड की है कि कोई भी पाकिस्तान का सिटीज़न अगर वो किसी और मुल्क में 182 दिन से कम रहा है, यानी कि पाकिस्तान में 183 दिन से कम रहा ही रहा, लेकिन अगर वो किसी और मुल्क में भी 182 दिन से कम रहा, तब भी वो पाकिस्तान का रेजिडेंट कंसिडर होगा। यानी कि अगर मैं 4 महीने दुबई में रहा, 4 महीने मैं किसी और मुल्क में रहा और बाकी जो 4 महीने मैं पाकिस्तान में रहा, तो पाकिस्तान तो 183 दिन की डेफिनेशन के लिहाज से तो मैं नॉन रेजिडेंट हो गया। लेकिन अब वो नॉन रेजिडेंट नहीं होगा जब तक वो किसी और मुल्क का रेजिडेंट नहीं हो जाता। अब 183 दिन गुजारना एक आप कह लें कि इररेलेवेंट हो गया। अब मुझे किसी और मुल्क का टैक्स रेजिडेंट होना पड़ेगा और वहाँ पे ज़ाहिर है रेजिडेंसी मुझे फ़ाइल करनी पड़ेगी, और रेजिडेंसी फ़ाइल करने के ज़ाहिर है हर मुल्क में तरीके होते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा यहाँ से दुबई में जॉब कर रहा है तो वो वहाँ पे अपना रेजिडेंसी टैक्स रेजिडेंसी का एक सर्टिफिकेट वहाँ की रेवेन्यू अथॉरिटी से लेगा, तो फिर वो ऑल्दो इसमें काफ़ी एक वो है कि इम्प्रैक्टिकेबल चीज़ ये है कि वो हर मुल्क शायद आपको टैक्स रेजिडेंसी ना देता हो। जैसे दुबई है, वहाँ पे टैक्स नहीं है। इसी तरह कुछ ऐसे मुल्क हैं जो लोग पाकिस्तान के वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके साथ पाकिस्तान की डबल टैक्सेशन ट्रीटीज़ नहीं है। अगर डबल टैक्सेशन ट्रीटीज़ नहीं होंगी तो फिर वो रेजिडेंसी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो इस तरह के कुछ लकूने ज़रूर हैं। बहरहाल डेफिनेशन इस वक्त चेंज होके ये हो गई, और इन तीनों के अलावा जो भी बंदा होगा वो नॉन रेजिडेंट होगा। आगे हेड्स ऑफ इनकम पे आ जाते हैं। हेड्स ऑफ इनकम जो हैं वो सेम है जो हमारे लोकल इनकम के हेड्स हैं, और फॉरेन सोर्स इनकम है वो दोनों सेम है। सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन्स और अदर सोर्सेज। इसमें जो डिफरेंट चीज़ है वो ये है टैक्स कंप्यूटेशन में कि सेक्शन 11(5) कहता है कि फॉर अ रेजिडेंट पर्सन अंडर अ हेड ऑफ इनकम शैल बी कंप्यूटेड, फॉर अ रेजिडेंट पर्सन शैल बी कंप्यूटेड बाय कंसिडरिंग पाकिस्तान सोर्स इनकम एज वेल एज फॉरेन सोर्स इनकम। ठीक है। और सेक्शन 11(6) में कहता है फॉर अ नॉन रेजिडेंट पर्सन अंडर अ हेड ऑफ इनकम शैल बी कंप्यूटेड बाय टेकिंग ओनली पाकिस्तान सोर्स इनकम। यानी कि रेजिडेंट पर्सन के लिए पाकिस्तान सोर्स इनकम उसके टोटल इनकम में शामिल होगी, और नॉन रेजिडेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम उसकी टैक्सेबल इनकम की कैलकुलेशन के लिए शामिल होगी। ये एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो बेसिकली चार्जेबिलिटी सेक्शन हम जिसे आप कह सकते हैं, या टैक्सेबल इनकम की कैलकुलेशन का सेक्शन कह सकते हैं, क्योंकि सारी बाकी पूरा ऑर्डिनेंस यहीं से ड्राइव हो रहा है कि यही सोर्सेज है और वो इन्हीं सोर्सेज में कोई भी इनकम टैक्स होती है। तो यहाँ पे एक बेसिक आप कह रहे हैं फुल स्टॉप लगा दिया रेजिडेंट के लिए भी और नॉन रेजिडेंट के लिए भी। पहला हेड ले लेते हैं फॉरेन सैलरी। ठीक है। फॉरेन सैलरी ऑफ अ रेजिडेंट इंडिविजुअल शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इफ इंडिविजुअल हैज पेड फॉरेन इनकम टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द सैलरी। ठीक, ये सेक्शन 102 है, उसमें क्लियरली मेंशन है कि रेजिडेंट इंडिविजुअल की कोई भी फॉरेन सैलरी होगी वो एग्जेम्प्ट होगी अगर उसने बाहर टैक्स पे कर दिया हुआ। अच्छा, फॉरेन सैलरी ऑफ नॉन रेजिडेंट इज नॉट क्वालिफाइड एज इनकम फॉर टैक्स पर्पस इन पाकिस्तान। पर्सन जो नॉन रेजिडेंट के लिए जो उसकी सैलरी है वो 11(6) अभी हम पढ़ के अभी हम देख के आए हैं कि 11(6) में नॉन रेजिडेंट की सैलरी इनकम उसकी टैक्सेबल इनकम का पार्ट नहीं बनती। अच्छा, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 101 जिसमें डिफ्रेंशिएट किया हुआ है पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम। अब अगर मैं थोड़ा सा रिपीट करूं, या जो पिछला हमने देखा है कि पहले तो पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम सेक्शन 11 में उसने डिफ़ाइन कर दिया कि पाकिस्तान सोर्स इनकम रेजिडेंट की पाकिस्तान और फॉरेन सोर्स दोनों इनकम होगी, और नॉन रेजिडेंट की सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम होगी।
अब पाकिस्तान सोर्स इनकम को डिफरेंशिएट सेक्शन 101 करता है पाकिस्तान और फॉरेन सोर्स इनकम को, कि पाकिस्तान सोर्स इनकम क्या होती है और फॉरेन सोर्स इनकम क्या होती है। अब सेक्शन 101 में वो ये कहता है कि पाकिस्तान सोर्स इनकम वो होगी कि अगर इफ़ एम्प्लॉयमेंट इज़ एक्सरसाइज्ड इन पाकिस्तान, यानी कि अगर कोई बंदा पाकिस्तान के अंदर एम्प्लॉयमेंट कर रहा है तो वो उसकी जो पाकिस्तान वो सैलरी जो है ना वो पाकिस्तान सोर्स इनकम होगी। पेमेंट इररेलेवेंट है, चाहे वो दुबई में पेमेंट ले रहा है, चाहे वो पाकिस्तान में पेमेंट ले रहा है, किसी भी जगह पे पेमेंट ले रहा है, पेमेंट इररेलेवेंट है। अगर एक्सरसाइज पाकिस्तान में हो रही है तो वो उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम बनेगी। फिर इसमें एक जिसे कहते हैं कि प्रैक्टिस के हवाले से सेक्शन 111 काफ़ी फेमस है, 111(4), जिसमें फ़ॉरेन रेमिटेंस जो है वो 50 लाख तक की फ़ॉरेन रेमिटेंस पे कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता। अगर वो अनएक्सप्लेन्ड रह भी जाती है तो उस पर वो 111 के एम्बिट में नहीं आती। ये चीज़ ज़रूर है कि अब 50 लाख की लिमिट है, अब वो सैलरी अगर फ़ॉरेन रेमिटेंस में मंगवा रहा है तो 111 में डिक्लेयर कर देता है, कहीं नहीं पता चलता तो वो भी आप ये कह लें कि 50 लाख तक की लिमिट पे आप 111(4) की इम्यूनिटी क्लेम कर सकते हैं। आगे अच्छा, उसके बाद बिज़नेस इनकम है। सैलरी निस्बतन आसान या जिसे कहते हैं सिंपल है कि अगर पाकिस्तान में कोई भी एम्प्लॉयमेंट एक्सरसाइज होगी, पेमेंट जहाँ मर्जी हो, वो पाकिस्तान सोर्स इनकम होगी। फॉरेन सोर्स क्या होगी वो एक अलग टॉपिक है। अगर वो बाहर जाके फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ दिन बाहर गुजारता है और बाहर जॉब करता है तो वो फॉरेन सैलरी कंसिडर हो सकती है। लेकिन अदरवाइज़ अगर पाकिस्तान में बैठ के काम कर रहा है, क्योंकि आजकल ये इशू काफ़ी आ रहा है, जो स्पेशली लोग एक तो फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं और फ्रीलांसिंग के अलावा लोग अब तो ये भी कई मेरे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान में बैठ के बाकायदा सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम अमेरिका, यूएसए से उनको सैलरी उनके अकाउंट में आती है। तो वहाँ पे ये चीज़ इस चीज़ को कंसिडर करना पड़ेगा कि 111(4) में भी आपने देखना है और उसे नॉर्मल सैलरी में भी उसको कंसिडर करना है, और उस पर यह भी देखना है कि फॉरेन टैक्स उस पर कोई डिडक्शन है या नहीं है। अच्छा, उसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस पे अगर आ जाएं तो इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है वो भी एक जिसे कहते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, क्योंकि बिज़नेस इनकम में कई तरह की बिज़नेस इनकम आ जाती है। कुछ फॉरेन सोर्स ऐसी इनकम है जो हम काफ़ी सालों से जिसको हम देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल शिपिंग ट्रांसपोर्ट बिज़नेस की इनकम है, वो ऑलरेडी डबल टैक्सेशन ट्रीटी में सिर्फ एक मुल्क के पास इख्तियार है उसको टैक्स करने का, रेजिडेंसी या नॉन रेजिडेंसी इज़ इररेलेवेंट। बाकी जो बिज़नेस इनकम है, तमाम तरह की बिज़नेस इनकम एक इंडिविजुअल की वो टैक्सेबल है। सेक्शन 18 और 19 ही उस पर एप्लीकेबल होगा, जो जैसे आपका लोकल बिजनेस इनकम पे एप्लीकेबल होता है वही आपका इस पे एप्लीकेबल होगा। अच्छा, अब सेक्शन 101 में बिज़नेस इनकम को काफ़ी एक्सप्लेन किया हुआ है। बिज़नेस इनकम एक बंदे की वो होती है, पाकिस्तान सोर्स इनकम वो होती है किसी भी रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट की, कि अगर उसकी पीई यानी कि परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है। परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट क्या होती है उसके लिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट वो एक ऐसी ब्रांच या ऐसी जगह या ऐसा प्लेस ऑफ बिजनेस है पाकिस्तान में जहाँ से वो वही सर्विसेज, वो ब्रांच जो है वही सर्विसेज देती है जो वो बंदा बाहर पाकिस्तान से बाहर जो है वो सर्विसेज, उसी तरह की सर्विसेज यहाँ पे भी दी जा रही हैं किसी ब्रांच से। अगर वही सर्विसेज देता है डायरेक्टली इंडिविजुअल देता है तो वो पाकिस्तान सोर्स इनकम होगी, चाहे वो बाहर से बैठ के दे। फिर सेल्स ऑफ गुड इन पाकिस्तान एज सोल्ड बाय पीई, अगर वो बाहर से बैठ के कोई चीज़ सेल करता है जो कि यहाँ उसकी पीई भी सेल करती है। फॉर एग्जांपल सैमसंग अपने टीवी यहाँ पे अपनी एक लोकल कंपनी के थ्रू भी बेचता है, लेकिन अगर मैं उसका एक टीवी बाहर से मंगवा लेता हूँ तो वो भी एट्रीब्यूटेबल टू पीई ही होगी, चाहे मैं उससे डायरेक्ट डीलिंग कर रहा हूँ। लेकिन अगर पीई यहाँ पे है तो वो भी उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम बन जाती है। फिर बिजनेस कैरिड ऑन इन पाकिस्तान सेम एज बिजनेस कैरिड ऑन बाय पीई, ये रिलेटिवली सिंपल है कि वही बिजनेस कर रहा है। एनी बिजनेस कनेक्शन इन पाकिस्तान, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक है कि एनी बिजनेस कनेक्शन, ये एक बहुत ही वाइड टर्म यूज़ की हुई है कि अब बिजनेस कनेक्शन किसी भी तरह का बिजनेस कनेक्शन हो सकता है, लेकिन जहाँ पे वो गुड्स सेल कर रहा है, चाहे बिजनेस कनेक्शन अब
अगर कोई बाहर से बैठ के डायरेक्टली गुड्स मुझे सेल कर रहा है, अब वो पाकिस्तान ना आया है, ना मैंने उसको पेमेंट करते हुए कोई टैक्स डिडक्ट करना है अगर उसकी कोई यहाँ पे परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, लेकिन बिजनेस कनेक्शन तो बहरहाल बन जाता है। खैर एनी हाउ, इसको थोड़ा सा मैं अगर इग्नोर भी कर दूँ, फिर इसके अलावा इंपोर्ट ऑफ गुड्स वैसे तो नॉन टैक्सेबल है। आपको पता है कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स में जो सेलर है उसको उसका कोई टैक्स डिडक्ट नहीं होता, लेकिन अगर ऐसी इंपोर्ट है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पाकिस्तान में उसी बंदे ने किया हुआ है फॉर इंस्टॉलेशन वगैरह, तो वो भी उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम बन जाती है, चाहे टाइटल ऑफ गुड्स जो है वो बाहर ही ट्रांसफ़र हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल वापडा है, वापडा के कई एक कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो फॉरेन कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। अब वो फॉरेन कॉन्ट्रैक्टर वापडा को कोई चीज़ बाहर चाइना में बेचता है और चाइना में वापडा जो है उसको लेके पाकिस्तान में उसकी इंपोर्ट होती है वापडा के नाम पे, स्टिल दैट विल बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स पाकिस्तान सोर्स इनकम। ठीक है, ये भी एक चीज़ थोड़ी टेक्निकल है लेकिन समझने वाली। फिर इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइडर्स जो है उनकी तमाम इनकम जो है वो पाकिस्तान सोर्स इनकम होगी। उसका आपको पता है सेक्शन 152 है, पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट पर्सनस, जिनकी पीई है या नहीं है, अगर वो इंडिपेंडेंट सर्विसेज दे रहे हैं तो वो उस पर टैक्स की डिडक्शन इसी तरह से होगी। नेक्स्ट, अच्छा, बिजनेस इनकम एक ज़ाहिर है काफ़ी एक्सटेंसिव टॉपिक है, उस पर भी मैं आता हूँ कि आगे डबल टैक्सेशन ट्रीटीज़ क्या कहती हैं, बट बाकी पहले हम अदर हेड्स देख लें कि अदर हेड्स में टैक्सेशन किस तरह से है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, फॉरेन प्रॉपर्टी ऑफ अ रेजिडेंट पर्सन। अब फॉरेन प्रॉपर्टी ऑफ अ रेजिडेंट पर्सन पे ज़ाहिर है अक्सर लोगों को पता होगा, 2 जजमेंट्स आई हुई हैं, एक ऑनरेबल ट्रिब्यूनल लाहौर की है और एक ATIR इस्लामाबाद की है, उसको भी डिस्कस करते हैं। फिर अगर मैं उन जजमेंट्स को एक दफ़ा इग्नोर कर दूं, उसकी अगर बाय लॉ उसका मैं अगर बताऊं तो वो सेक्शन 15, 15A और 16 जो नॉर्मल लोकल प्रॉपर्टी इनकम पे टैक्स सेक्शंस हैं, वही आपके फॉरेन प्रॉपर्टी पे भी सेम वही सेक्शंस एप्लीकेबल है। इन एडिशन टू जो 15A में जो डिडक्शंस दी हुई है, उससे अगर मैं ऐड करूं तो सेक्शन 104 में कोई भी डिडक्शन फॉरेन इनकम के अगेंस्ट होती है तो वो अलाउएबल है। सिर्फ 15A तक रिस्ट्रिक्ट नहीं करता ऑर्डिनेंस। आप 104 में अलाउ है कि कोई भी आपने डिडक्शन किया हो जो आप ज़ाहिर है अपना प्रूफ दे सकें, आपने कोई भी एक्सपेंस किया हो उसकी आपको डिडक्शन क्लेमेबल है। फिर कैपिटल गेंस, अच्छा कैपिटल गेंस में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। अब ये कंट्री टू कंट्री भी वेरी करता है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कंट्री टू कंट्री वेरी नहीं करता, इसका तकरीबन तमाम जो ट्रीटीज़ हैं उनका सेम ही एक पैटर्न है, लेकिन जो कैपिटल गेंस है वो कुछ मुल्कों का क्राइटेरिया जो डबल टैक्सेशन ट्रीटीज़ हैं उसमें डिफरेंट दिया हुआ, वो भी मैं डिस्कस करता हूँ। फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी कुछ टैक्स ट्रीटीज़ जो हैं वो डिफरेंट टैक्सेशन उसकी बताती हैं। फिर इनके अगेंस्ट हम डिडक्शंस जो हैं वो सेक्शन 40 अदर सोर्सेज में सेक्शन 40 है और सेक्शन 104 दोनों के अंदर हम डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, अब पहले मैं जो एक 2 जजमेंट्स हैं लाहौर, नेक्स्ट स्लाइड, जो ATIR की जजमेंट्स हैं। अच्छा, एक और पीछे बैक, एक और चीज़ मैं बता दूं कि सेक्शन 101 जो है वो हर हेड को बाइफरकेट कर, सेक्शन 101 बड़ा इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से, जब भी आप फॉरेन टैक्सेशन या फॉरेन इनकम की टैक्सेशन के लिए काम कर रहे हो तो सेक्शन 101 को आपने जहन में रखना है, क्योंकि वो हर हेड को बाइफरकेट करता है बिटवीन पाकिस्तान सोर्स इनकम एंड फॉरेन सोर्स इनकम। ठीक है, उसमें ठीक है कुछ चीज़ें समझने वाली भी हैं, जैसे बिज़नेस इनकम के हवाले से ज़रा वो टेक्निकल है, लेकिन बाकी चीज़ें फिर भी निस्बतन आसान हैं। जैसे कैपिटल गेंस का भी मैंने बताया कि कैपिटल गेंस जो है जो अगर किसी रेजिडेंट का कैपिटल गेन बाहर हो रहा है तो वो सिर्फ फॉरेन सोर्स इनकम में आएगा। और इसी तरह फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी जो भी मार्कअप है, बैंक इंटरेस्ट है, रॉयल्टी वगैरह जो भी चीज़ है, अगर बाहर अराइज होगी तो वो पाकिस्तान सोर्स इनकम में आएगी, अदरवाइज। अच्छा, नेक्स्ट आगे,
अच्छा, अब 2 जजमेंट्स हैं हमारे पास। उसमें एक जजमेंट तो है कि जिसमें फॉरेन प्रॉपर्टी की इनकम को, स्पेसिफिकली प्रॉपर्टी इनकम इस जजमेंट में डिस्कस हुई है, बाकी हेड्स को नहीं छेड़ा हुआ, लेकिन फॉरेन प्रॉपर्टी इनकम जो है वो एक में टैक्सेबल की है और एक में नॉन टैक्सेबल ऑनरेबल मेंबर्स जो हैं उन्होंने की हुई है। दोनों के पास अपनी रीजंस थी कि वो इसको टैक्सेबल क्यों कर रहे हैं, या एक दूसरे ऑनरेबल मेंबर हैं वो क्यों उसको नॉन टैक्सेबल कर रहे हैं। लेकिन हम बाय लॉ भी उसको देख लेते हैं, डबल टैक्सेशन ट्रीटीज़ को भी देख लेते हैं कि वो क्या कहती हैं। अच्छा, जो एक जजमेंट है जिसमें नॉट टैक्सेबल है, उसमें ऑनरेबल ATIR सजेस्ट दैट द वर्ड मे बी, क्योंकि उसमें वर्ड जो यूज़ हुआ है वो ये है कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी मे बी टैक्स्ड इन अदर स्टेट, यानी कि इनकम फ्रॉम अ प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन कतर फॉर एग्जांपल मे बी टैक्स्ड बाय कतर, इतना लिखा हुआ है, ठीक है, फॉरेन रेजिडेंट पर्सन। अब इसके बारे में एज सच कुछ नहीं लिखा हुआ कि कतर अपनी प्रॉपर्टी का टैक्स कतर में तो वसूल कर सकता है, लेकिन अगर कोई बंदा पाकिस्तान में रेजिडेंट है तो वो कतर की प्रॉपर्टी का टैक्स जो है वो पाकिस्तानी टैक्स अथॉरिटी ले सकती है या नहीं ले सकती। पहली जजमेंट में उन्होंने कहा कि जी जो वर्ड मे भी यूज़ हुआ है वो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ शेल बी, यानी कि वो सिर्फ उन्हीं के पास राइट है कि वो इसको टैक्स को कलेक्ट कर सकते हैं। उसका जजमेंट मेरे पास कॉपीज़ पड़ी हैं, मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। जजमेंट में एक टेबल बना के उसमें उन्होंने 3 चीज़ें डिस्कस की हैं। 3 वर्ड भी यूज़ हुए हुए हैं कि एक जगह लिखा हुआ है मे बी, एक जगह लिखा हुआ है मे ऑल्सो बी, और एक जगह कुछ और, बल मे बी लिखा हुआ है कुछ चीज़ों पे, मे ऑल्सो बी लिखा हुआ है। तो ऑनरेबल मेंबर ने इस चीज़ पे रिलाई किया है कि जहाँ पे मे बी लिखा हुआ है इसका हम कॉन्टेक्स्ट शेल बी के ज़िम्मे में लेंगे, यानी कि वो सिर्फ उसी स्टेट का इख्तियार है जहाँ पे वो अराइज हुई है, और जो जहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है मे ऑल्सो बी, तो वहाँ पे दोनों मुल्कों के पास राइट आ गया कि वो टैक्स कर सकें। अच्छा, जो फॉरेन प्रॉपर्टी जिस जजमेंट में टैक्सेबल करार दी गई है उसमें उन्होंने कहा है सजेस्ट दैट इफ अ कंट्री इज टू गिव एक्सक्लूसिव राइट टू अ टैक्स अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ इनकम, then a relevant article of convention uses the phrase shall be taxed only, यानी कि उन्होंने ये कहा है कि जहाँ पे एक स्टेट का इख्तियार है किसी भी इनकम को टैक्स करने का, तो वहाँ पे ट्रीटीज़ में वर्ड यूज़ किया हुआ है shall be taxed only in that state। हम ये तीनों यानी कि मे ऑल्सो बी और शेल बी टेक्स्ट ओनली, यानी कि 3 टर्म्स हमारे पास आ गई हैं। हर हेड की उसने 3 टर्म्स यूज़ की हुई हैं टैक्सेशन ट्रीटीज़ में, तो वो भी हम अभी इसमें देख लेते हैं। आप ना इसमें डबल टैक्सेशन ट्रीटी UAE की ज़रा खोल, उसी पेज पे। अजान की तरफ अजान का
इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्च करके ना उस पर आ जाओ। अब ये आर्टिकल 6 जो है वो पाकिस्तान यूएई की टैक्स ट्रीटी में यूज़ कर रहा हूँ। उसमें इनकम derived by a resident of a contracting state from immovable property situated in the other contracting state, for example अगर मैं पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहा हूँ तो resident of a contracting state means कि पाकिस्तान का resident, और situated in other contracting state means UAE may be taxed in that other state। इसके अलावा आगे उसने उसको डिफ़ाइन किया हुआ है। बाकी आप कैपिटल गेन्स सर्च करके उस पर अब कैपिटल गेन्स जो है, गेन्स डिराइव्ड बाय अ रेजिडेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट फ्रॉम द, अच्छा इसमें नीचे चौथे नंबर पे आ जाए, gains from the alienation of any property other than mentioned in paragraph 1, 2 and 3 shall be taxable only in the contracting state of which the alienator is a resident। अब वहाँ यहाँ पे तो उसने only का वर्ड यूज़ किया है। इमूवेबल प्रॉपर्टी जो रेंट आ रहा है उस पर उसने मे बी का वर्ड यूज़ किया हुआ है। और इसी तरह इंटरेस्ट पे आ जाए, इंटरेस्ट या डिविडेंड पे आ जाए, और डिविडेंड के लिए उसने मे ऑल्सो बी का वर्ड यूज़ किया। अब जो मैं समझा हूँ या जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन है वो ये है कि मे बी का मतलब है कि जहाँ का वो रेजिडेंट है वहाँ पे तो टैक्स लगेगा ही लगेगा, लेकिन मे ऑल्सो बी में उसने वहाँ पे रेट डिफाइन कर दिया कि वो टैक्स वहाँ पे रेजिडेंट को तो लगेगा ही लगेगा, दूसरे मुल्क में उसका मैक्सिमम, जहाँ पे भी मे ऑल्सो बी का वर्ड यूज़ किया हुआ है उसमें उन्होंने लिमिट डिफाइन कर दिया। फॉर एग्जांपल डिविडेंड की उन्होंने कहा कि जी 10%, अगर यूएई की कंपनी ने डिविडेंड दिया है किसी कंपनी ने, तो यूएई के पास 10% का राइट है उसको टैक्स करने का। पाकिस्तान के पास बाकी जो जितना भी राइट है वो पाकिस्तान के पास, उसका पहला राइट पाकिस्तान का है, उसके बाद यूएई का राइट है कि वो टैक्स करे, और उसमें मे ऑल्सो बी में मैक्सिमम रेट दिया हुआ है। और ओनली में सिर्फ एक स्टेट के पास राइट दिया हुआ है। जैसे हमने कैपिटल गेन्स का देखा कि कैपिटल गेन जो है वो जिस मुल्क की कंपनी का कैपिटल गेन होगा वहाँ पे टैक्स नहीं हो सकेगा, वो सिर्फ रेजिडेंट जो है जिस मुल्क का रेजिडेंट है उसके पास राइट होगा उसको टैक्स करने का। तो ये तीनों टर्म्स मुझे तो ये समझ आई, लेकिन जो जजमेंट्स हैं उसमें आपको मैंने बताया कि एक जजमेंट में उन्होंने कहा कि मे बी का वर्ड सिर्फ यूज़ होगा जहाँ उसको समझा जाएगा कि वो शेल भी लिखा हुआ है। तो ये जजमेंट्स ज़ाहिर आगे हाई कोर्ट में जाएंगी, वहाँ पे डिसाइड होंगी, लेकिन मेरा अपना ओपिनियन इसमें ये है। बाकी वापस उस पर आ
ठीक है, और जजमेंट्स अवेलेबल हैं, वो सॉफ्ट में भी शेयर की जा सकती हैं, मेरे पास कॉपीज़ भी पड़ी हैं, वो आपको मिल जाएंगी। उसमें लास्ट पे आ गया। अच्छा, फिर अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन ट्रीटीज़ का लॉ में क्या प्रोवाइड है, इसमें यह है कि एक तो सेक्शन 107 ओवर राइडिंग अफेक्ट देता है टैक्सेशन ट्रीटीज़ को, यानी कि उसमें स्पेसिफिकली मेंशन है कि जहाँ पे ट्रीटी के में कोई टैक्सेशन का गाइडेंस मिलती है तो वो लॉ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पे ओवरराइड करेगी। एक तो ये चीज़। सेक्शन 11 गिव्स राइट टू कंप्यूट टैक्सेबल इनकम ऑफ अ रेजिडेंट पर्सन। सेक्शन 11 में राइट है टैक्सेबल इनकम कैलकुलेशन ऑफ अ रेजिडेंट पर्सन, जिसमें लिखा हुआ है कि लोकल सोर्स इनकम प्लस फॉरेन सोर्स इनकम। और फिर अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन ट्रीटी गिव राइट टू टैक्स इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट पर्सन with some restriction on tax rate applicable in income of a non-resident person arise in a country। यानी कि नॉन रेजिडेंट के लिए ज़रूर अवॉइडेंस है, लेकिन रेजिडेंट के लिए कोई अवॉइडेंस का कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं है क्योंकि वो जहाँ पे रेजिडेंट है वहाँ पे तो वो फाइलिंग लाजमी कर रहा है। नॉन रेजिडेंट चूँकि पाकिस्तान में एक बंदा जो नॉन रेजिडेंट है, फॉर एग्जांपल यही उसकी अगर कोई यहाँ पे इनकम बनती है तो अवॉइडेंस उसके लिए है कि वो उसको दो जगह पे टैक्स ना लगे। और ये भी याद रखें कि कुछ ऐसे मुल्क हैं जिनके साथ ट्रीटीज़ अवेलेबल नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक जो मुझे मुल्क याद है बड़ा, वो ऑस्ट्रेलिया के साथ पाकिस्तान की टैक्स ट्रीटी साइन नहीं हुई थी। फिर कैपिटल गेंस का मैंने बता दिया कि कैपिटल गेंस इन यूएई ट्रीटी जो है वो स्पेसिफिकली सिर्फ पाकिस्तान के रेजिडेंट के लिए पाकिस्तान में टैक्स होगी, यूएई में नहीं होगी। और भी कुछ मुल्क हैं जहाँ पे ये ऐसा ही रूल है, बट ये हर मुल्क का वेरी करता है। फिर इसी तरह फ़ी फॉर ट्रांसपोर्ट एंड शिपिंग, ये तकरीबन पूरी दुनिया में कॉमन है कि फ़ी फॉर ट्रांसपोर्ट एंड शिपिंग जो है जहाँ का फ्लैग कैरियर होता है उसी का पहला राइट होता है टैक्स करने का। तो इसलिए वो पाकिस्तान में जो भी पेमेंट होती है, आपने अक्सर देखा होगा लॉजिस्टिक्स की, तो वो टैक्सेबल नहीं होती। फिर टैक्स, अच्छा, अब जो भी टैक्सेशन ऊपर हो गई उसमें नीचे रेजिडेंट के पास सेक्शन 103 में फॉरेन सोर्स इनकम के अगेंस्ट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने का राइट ज़रूर है, ठीक है। वो टैक्स क्रेडिट वहाँ पे क्लेम कर सकता है 103 में, जो भी उसने टैक्स बाहर पे किया है, जो भी उसके इनकम टैक्स रूल्स में जो एविडेंसेस रिक्वायर करता है, अगर वो उसने पे किया तो यहाँ पे उसका टैक्स क्रेडिट ले सकता है। और ये इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डबल टैक्सेशन ट्रीटी है, डबल टैक्सेशन ट्रीटी में कुछ भी लिखा हो वो यहाँ पे टैक्स क्रेडिट ले सकता है। फिर सेक्शन 103 अभी मैंने बताया, उसमें एक तो हर हेड का टैक्स क्रेडिट सेपरेट होगा। फिर टैक्स क्रेडिट जो है मैक्सिमम आपकी लोकल टैक्स लायबिलिटी तक हो सकता है, उससे ऊपर नहीं जा सकता। यानी कि आप उसका रिफ़ंड नहीं क्लेम कर सकते और आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, टैक्स क्रेडिट की अगर मैं बात करूँ आगे। फिर फॉरेन लॉसेस भी आप क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 104 में। सेक्शन 104 में एक तो उसमें दो चीज़ें बताई हैं, एक तो डिडक्शंस आप ले सकते हैं जो भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू योर बिजनेस या जो भी आपके हेड ऑफ इनकम में आपको इनकर करनी पड़ी है, आप वो ले सकते हैं। फिर अगर कोई ऐसा एक्सपेंस है जो कई हेड्स के अंदर हुआ है तो उसकी अपोर्शनमेंट भी आप कर सकते हैं, कॉमन एक्सपेंसेस अंडर सेक्शन 67। और ये चीज़ भी याद रखें कि जो लॉस है फॉरेन इनकम के अगेंस्ट, अगर आपको लॉस आ गया है तो वो भी 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड आप कर सकते हैं उसको। अच्छा, इसमें एक जो मज़े की बात है वो ये है कि जो रिटर्न है वो रॉन्गली एडजस्ट कर रही है आपकी बाकी इनकम को फॉरेन लॉस के अगेंस्ट एडजस्ट कर रही है, जो कि बाय लॉ आप नहीं कर सकते। तो ये एक मिस्टेक है इन द फेवर ऑफ आप कह रहे हैं टैक्स पेयर, जो कि करेक्ट करने की ज़रूरत है आगे। अच्छा, फिर
सेक्शन 116A पहली स्लाइड में मेरे ख्याल हमने देखा था कि सेक्शन 116A में रिक्वायरमेंट है रेजिडेंट के लिए कि उसने अपने फॉरेन एसेट्स डिक्लेयर करने हैं। उसमें रिक्वायरमेंट दो कंडीशंस हैं कि अगर आपकी इनकम $10,000 US डॉलर से ज़्यादा चली जाती है तो फिर आपने 116A फाइल करनी है, और दूसरा अगर आपके एसेट्स $1,00,000 से अबव उनकी वैल्यू है तो फिर आपने 116A की स्टेटमेंट फाइल करनी है। फिर एक सेक्शन इंसर्ट हुआ था, सेक्शन 109A। ये एक ज़ाहिर है बेसिकली तो टैक्स इवेजन या टैक्स अवॉइडेंस को रोकने के लिए इन्होंने इंसर्ट किया था। अब ये आपको पता है कि कोई भी कंपनी होती है, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो अगर मेरे कंपनी में किसी कंपनी में शेयर्स हैं तो उस कंपनी की टैक्सेशन सेपरेट है और मेरी अपनी इनकम की जो टैक्सेशन है वो सेपरेट है। सेक्शन 109A इंसर्ट किया गया, उसमें उन्होंने लिख दिया कि अगर कोई कंपनी पाकिस्तान से बाहर रजिस्टर है और वो एक्टिव बिजनेस इनकम अर्न नहीं करती, यानी कि 80% ऑफ उसकी जो इनकम है दैट इंक्लूड्स डिविडेंड, इंटरेस्ट, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, रॉयल्टी, एनुटी पेमेंट, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू एन एसोसिएट, सेल ऑफ लाइसेंसिंग ऑफ इंटेंजिबल्स एंड मैनेजमेंट, यानी कि ऐसे बिजनेसेस जो कि आपने देखा होगा कुछ ऑफशोर कंपनीज बनाई जाती हैं ताकि जो भी फॉर ट्रांसफ़र प्राइसिंग आप कह लें कि जो भी इनकम होती है वो उन्हीं कंपनीज में रख के तो उसको दूसरे मुल्क में इवेट कर लिया जाता है। 109A कहता है कि आपने वो इनकम भी अपनी इंडिविजुअल इनकम में, उस कंपनी की इनकम आपने अपनी इंडिविजुअल इनकम में शामिल करनी है। अगर आपके पास 50% और मोर वोटिंग राइट्स या कैपिटल उस कंपनी का आपकी ओनरशिप में है तो आपने वो इनकम भी अपनी लोकल इनकम के अंदर उन्हीं हेड्स में, जिस हेड्स में वो कंपनी इनकम अर्न कर रही है, वो आपने डिक्लेयर करके उसकी भी टैक्सेशन आपकी एज अ रेजिडेंट पर्सन होगी। डबल टैक्सेशन ट्रीटी में भी तकरीबन यही बात है। एक कॉन्फ्लिक्ट उसमें भी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट इस तरह से आ जाता है कि वो बिजनेस प्रॉफिट्स जो हैं उसका वो ये कहता है कि कॉरपोरेशन जो है वो अपने बिजनेस प्रॉफिट्स पर टैक्स सिर्फ अपनी रेजिडेंस, जहाँ पे उसकी रेजिडेंसी है वहीं पे देगी। ऑल्दो उसने ये बात नीचे लिखी हुई है कि अगर वो कंपनी डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम में अर्न करती है तो बाकी आर्टिकल्स जो हैं वो एज इट इज़ अप्लाई होंगी। यानी कि किसी ऐसे मुल्क में अगर कंपनी बनी हुई है जहाँ पे जो टैक्स फ्री जोन है, कुछ ऐसे जो मुल्क हैं जहाँ पे टैक्स नहीं है, वहाँ पे जो भी आपकी इनकम अर्न होगी वो आपकी लोकल इनकम कंसिडर होगी, यानी कि उस पर टैक्सेशन सेम एज लोकल होगी। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट, इस पे जो भी किसी को अगर मज़ीद अंडरस्टैंडिंग चाहिए हो तो वो भी मैं अवेलेबल हूँ। नुमान आगे आपके कोई क्वेश्चंस हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर बेयरिंग।